ताजमहल। ज्यादातर लोग इसे मोहब्बत की निशानी मानते हैं, और ये है भी, लेकिन ये सिर्फ उतना ही नहीं है। ये कहानी है एक शहंशाह के गम की और एक पूरी सल्तनत की शान की। तो चलिए आज एक इतिहासकार की नज़र से इस पूरी दास्तान की परतों को खोलते हैं। तो हर बड़ी कहानी की तरह इसकी भी शुरुआत एक बहुत ही इमोशनल मोड़ से होती है। एक ऐसा गहरा निजी दुख जिसने दुनिया के सबसे बड़े अजूबों में से एक को जन्म दे दिया। तो हुआ ये कि साल था 1631। अपनी 14वीं औलाद को जन्म देते वक्त शाहजहां की सबसे प्यारी बेगम मुमताज महल गुजर गईं। और शाहजहां का दुख वो इतना गहरा था कि शाही दस्तावेजों के मुताबिक बादशाह ने संगीत सुनना छोड़ दिया, रंगीन कपड़े पहनने छोड़ दिए, और तो और 2 साल तक वो शोक में डूबे रहे, लगभग पूरी तरह से दुनिया से कट गए। जरा इस तस्वीर को देखिए। एक तरफ है शहंशाह शाहजहां, एक बहुत बड़ी सल्तनत के मालिक, और दूसरी तरफ बस एक इंसान जो अपने गम में डूबा हुआ है। मतलब एक तरफ दुनिया पर हुकूमत करने की ताकत और दूसरी तरफ एक दिल टूटने का दर्द। ये कमाल का कॉन्ट्रास्ट है ना। तो सवाल ये उठता है कि इतना गहरा निजी गम धरती पर एक जन्नत बनाने के इतने बड़े शाही सपने में तब्दील कैसे हो गया। चलिए इसी को जरा और गहराई से समझते हैं। इस पूरे सपने के दिल में था चार बाग का कॉन्सेप्ट। अब ये सिर्फ कोई गार्डन नहीं था, नहीं, ये असल में कुरान में बताई गई जन्नत की एक तस्वीर थी जिसे जमीन पर उतारा गया। मतलब एक ऐसी जगह जहां बीच में एक सोता हो और उससे 4 नदियां निकले। ये डिवाइन ऑर्डर, एक परफेक्ट बैलेंस का सिंबल था। तो जो भी ताजमहल देखने जाता है ना, वो असल में एक सिंबॉलिक सफर तय करता है। आप पहले लाल बलुआ पत्थर से बनी इमारतों से गुजरते हैं जो एक तरह से हमारी इस दुनिया मतलब सांसारिक दुनिया को दिखाती हैं, और फिर आप पहुंचते हैं उस सफ़ेद संगमरमर के मकबरे तक जो रूहानियत का प्रतीक है। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे आप ज़मीन से जन्नत की तरफ बढ़ रहे हों। अच्छा, अब बात करते हैं इस प्रोजेक्ट के स्केल की। ये कितना बड़ा था, कितना विशाल था। इसके लिए पूरी दुनिया से कारीगर और सामान जुटाना पड़ा। 20,000 से भी ज्यादा, जी हाँ, 20,000 से भी ज्यादा कुशल कारीगर और मजदूर इस एक काम के लिए लगाए गए थे। सोचिए उस जमाने में ये कितनी बड़ी वर्कफोर्स रही होगी। और ये कोई लोकल टीम नहीं थी, ये तो एक तरह का ग्लोबल प्रोजेक्ट था। सोचिए, बुखारा से आए थे मूर्तिकार, सीरिया और फारस से बुलाए गए थे कैलीग्राफर्स यानी खुशनवीस, दक्षिण भारत से आए थे जड़ाई का काम करने वाले माहिर लोग। ये दुनिया के बेस्ट लोगों को एक जगह इकट्ठा करने जैसा था। और बात सिर्फ कारीगरों की नहीं थी। मुगल सल्तनत की दौलत और पहुंच की असली झलक तो उन कीमती पत्थरों में दिखती है जिनसे ताज को सजाया गया। ये पत्थर दुनिया के कोने कोने से आए थे, जैसे अफगानिस्तान से आया लापिस लाजुली, तिब्बत से फिरोजा और चीन से जेड। मतलब पूरी दुनिया की दौलत यहां से मटाई थी। अब जरा इसके लॉजिस्टिक्स के बारे में सोचिए। ये भारी भरकम संगमरमर और दूसरा सामान कंस्ट्रक्शन साइट तक पहुंचा कैसे? इसके लिए 15 किलोमीटर लंबा एक मिट्टी का रैंप तैयार किया गया था और हजारों बैल और हाथी इस सामान को खींच कर लाते थे। कमाल की इंजीनियरिंग थी ये। तो खर्चा कितना आया होगा? अगर हम आज के हिसाब से देखें तो 2015 के रेट्स पर यह करीब 827 मिलियन अमेरिकी डॉलर बनता है। मतलब ये एक जबरदस्त आर्थिक इन्वेस्टमेंट था। चलिए अब जरा ताजमहल के आर्किटेक्चरल जीनियस को समझते हैं। इसमें छिपे सिंबल्स, इसका परफेक्ट बैलेंस और कुछ ऐसी चालाक डिजाइन टेक्निक्स जो हैरान कर देती हैं। यहां 2 बड़ी कमाल की बातें हैं। पहली सेफ्टी, जो 4 मीनारें हैं ना, उन्हें थोड़ा सा बाहर की तरफ झुकाकर बनाया गया है। क्यों? ताकि अगर कभी भूकंप आए तो वो बाहर की तरफ गिरें, मेन मकबरे पे नहीं। और दूसरी बात है एक ऑप्टिकल इल्यूजन। बड़े बड़े दरवाजों पर जो लिखावट है वो जैसे जैसे ऊपर जाती है थोड़ी थोड़ी बड़ी होती जाती है। इससे होता यह है कि नीचे से देखने पर सब एक ही साइज का लगता है ना जबरदस्त ट्रिक। और ताज की एक और खासियत है उसका बदलता हुआ रंग। सुबह की पहली किरण में यह हल्का गुलाबी दिखता है, दिन में दूध जैसा सफेद, और चांदनी रात में सुनहरा हो जाता है। ये इमारत जैसे जिंदा हो उठती है, हर पल अपना रूप बदलती है। तो ये जो परफेक्ट सिमेट्री या समरूपता है, ये सिर्फ खूबसूरती के लिए नहीं है। नहीं, मुगल आर्किटेक्चर में सिमेट्री का मतलब होता था शाही ताकत। ये इस बात का प्रतीक था कि बादशाह दुनिया में एक डिवाइन बैलेंस, एक व्यवस्था और सुकून लाने की कुव्वत रखता है। और अब कहानी का सबसे दुखद और शायद सबसे विडंबना भरा हिस्सा, शाहजहां की जिंदगी का आखिरी दौर। देखिए, किस्मत का खेल देखिए।
जिस बादशाह ने ये सब बनवाया, उसी के बेटे औरंगजेब ने 1658 में उन्हें तख्त से हटाकर आगरा के किले में कैद कर दिया। उन्होंने अपनी जिंदगी के आखिरी 8 साल उसी किले की खिड़की से ताज को देखते हुए गुजारे और 1666 में वहीं उनकी मौत हो गई। और सबसे दिल को छू लेने वाली बात, जब उन्हें दफनाया गया तो उनकी कब्र को मुमताज की कब्र के ठीक बगल में रखा गया। और ये एक अकेली चीज है जो ताज के परफेक्ट बैलेंस, उसकी सिमेट्री को तोड़ती है। मानो उस पूरी परफेक्ट दुनिया में एक आखिरी इंसानी छाप रह गई हो। तो चलिए अब आखिर में ये देखते हैं कि एक बादशाह का बनाया ये निजी मकबरा आज पूरी दुनिया के लिए एक आइकॉन और भारत की पहचान कैसे बन गया। आज ताजमहल सिर्फ एक इमारत नहीं है, ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ये दुनिया के 7 नए अजूबों में से एक है और पूरी दुनिया में ये भारत का सबसे बड़ा सिंबल है। और इसका सबूत, हर साल 50 लाख से भी ज्यादा लोग दुनिया के कोने कोने से इसे देखने आते हैं। इसका जादू आज भी वैसा ही कायम है। तो ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ता है। कोई चीज़ जो एक इंसान के निजी गम से शुरू हुई, वो भला वक्त के साथ एक पूरे देश की पहचान और प्यार का एक यूनिवर्सल सिंबल कैसे बन जाती है। ये शायद हमें विरासत और सिंबल्स की ताकत के बारे में बहुत कुछ सिखाता है।